प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नया तूफान खड़ा करने की कोशिश हुई और ये तूफान लाने वाले बैठे हैं अमेरिका में, इंडिया में। सोचिए, आज एक ऐसा शख्स इंडिया में ट्रेंड करने लगा जो ट्विटर का फॉर्मर सीईओ है। उसने 2 साल पुरानी घटना का जिक्र करके बिना तथ्यों के मोदी विरोधी, भारत विरोधी बयान दिया और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने वो एंटी मोदी बयान हाथों हाथ लपक लिया, उसे मोदी सरकार से जोड़ दिया। इस इकोसिस्टम ने प्रधानमंत्री के लिए कायर, डरपोक, तानाशाह, विश्वगुरु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या मोदी के सारे दुश्मन मिल गए? अगर हां, तो इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? कैसे एक प्लान तरीके से प्रधानमंत्री पर अटैक होता है, इसका क्लियर कट एग्जाम्पल आज देखने को मिला है। आप सोचते होंगे कि मोदी को रोज रोज हर घंटे 2 घंटे पर अमेरिका से और देश के अंदर से कितने हमले सहने पड़ते हैं। हमने इसकी असल वजह ढूंढ निकाली। मोदी के फेवर में एक ऐसा डेटा है जिसे देखकर मोदी विरोधी खेमे में भारी सन्नाटा है और 2024 में पूरे विपक्ष को घाटा है। ऐसा क्यों है और यह डेटा क्या कहता है, समझिए इस रिपोर्ट से। क्या नरेंद्र मोदी को डरपोक कहना सही है? क्या नरेंद्र मोदी को कायर कहना सही है? क्या नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, तानाशाह, डिक्टेटर इन चीफ कहना सही है? क्या नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहना सही है? क्या नरेंद्र मोदी को अहंकारी कहना सही है? ये सारे शब्द एक ही थ्रेड का हिस्सा हैं। इस थ्रेड को लिखने वाले, इसे लिखवाने वाले, इसे जगह जगह फैलाने वाले सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब के सब प्रधानमंत्री मोदी से ही भिड़े हुए हैं। सब एक तार से कनेक्टेड हैं। ये स्क्रिप्ट ही 24 के लिए सिलेक्टेड है। हर रोज नया फसाना, नया तराना, नया बहाना। तो क्या इतना आसान है नरेंद्र मोदी को हराना? मोदी में ऐसा कौन सा फायर है जिसे देख दुश्मन कहने लगे हैं मोदी कायर है? मोदी में ऐसा कौन सा स्कोप है जिसे देख विरोधी अब ये फैलाने लगे हैं कि मोदी डरपोक है? कांग्रेस कह रही है मोदी को डर लगता है। क्या वाकई ऐसा ही है या मामला बिल्कुल ही उल्टा है? क्या राहुल को, क्या प्रियंका को, क्या कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को किसी और से नहीं, मोदी के नाम से ही अब डर लगने लगा है? अगर हां, तो ऐसा क्यों है? जवाब चौंका देने वाला है। कांग्रेस भले ही मोदी को तानाशाह बताए, हर घंटे विश्व गुरु वाली पटकथा घुमाए, ट्विटर की चिड़िया मोदी के पंजे में है, मोदी डरपोक आदमी है, ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए, दमनकारी सरकार वाले टैक्स की आड़ में अपनी दुकानदारी चमकाए, मगर पता तो मोदी के दुश्मनों को भी है 24 में मोदी की वापसी की मैक्सिमम गारंटी है। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर 2 बार जरूर बोलूंगी। इसीलिए मोदी के पॉपुलैरिटी बेस पर हमले की कोशिश हो रही है। एक एनवेलप से 2 तस्वीरें निकाली जाती हैं, एक हाथ में हिटलर, दूसरे हाथ में मोदी और तानाशाह वाली घिसी पिटी बोली। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण। इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? ये असलियत है 56 इंच की छाती की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक फिल्म चलाओ, मोदी के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाओ। ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक हर कोई एक ही लाइन पर चल रहा है। 24 में मोदी को हटाने के लिए अलग अलग जैक को काम पर लगाया गया है। एक तूफान खड़ा करने की कोशिश है। इस तूफान को आप मोदी के खिलाफ एक नया ट्विटर स्टॉर्म भी कह सकते हैं, जिसका मकसद ही यही है 24 में ऐसा तूफान लाओ कि मोदी की कुर्सी चली जाए। हर दिन मोदी को गाली देने का प्रयोग इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ट्विटर का फॉर्मर सीईओ
कैमरे पर आकर कहता है कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने छापे मारे, गिरफ्तारी की धमकी दी। जैक ने जैसे ही मोदी विरोधी फेक नैरेटिव वाला जैक एक्टिवेट किया, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उससे लपक लिया। ट्विटर के पुराने मालिक की बातों को मिर्च मसाला डालकर परोसा गया। टाइमिंग नोट करने वाली है। इस वक्त भी किसान सड़कों पर है, इसलिए पुराने किसान आंदोलन को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया। मोदी तो डरा रहे थे, मोदी तो धमका रहे थे, सबकी टाइमलाइन पर यही मैसेज फैलाया गया। जितने हैंडल इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, उन सब का हैंडलर एक ही है। सच्चाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह सब मोदी को टारगेट करने वाला प्रोजेक्ट है। जब जैक डॉर्सी ऐसी बात करता है कि उस समय जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय ये सरकार उन पे प्रेशर डाल रही थी और कह रही थी कि हम आपकी बिजनेस बंद कर देंगे, यहाँ आपका ट्विटर बंद कर देंगे। यहाँ ये सरकार ऐसी है, इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी इनके विरुद्ध बोले वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऐसा प्रेशर नहीं कोई मानेगा तो ईडी को भेज देंगे, वो प्रेशर नहीं मानेगा तो सीबीआई को भेज देंगे। तो इनकी तो राजनीति प्रेशर से चलती है। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मानेंगे। ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। ट्विटर डॉर्सी जब उसका नेतृत्व कर रहे थे, तब देशों की संप्रभुता को नीचे करने का काम कर रही थी, लगातार देशों की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी। डॉर्सी खुद जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने अपनी हरकतों से यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। कौन है जैक डॉर्सी, जिनको ट्विटर ने खुद ही निकाल दिया? उनका पूरी सोच भारत के खिलाफ की थी। अगर कांग्रेस पार्टी को ट्विटर के हटाए गए सीईओ पर ही अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मैं क्या कहूंगा। मोदी के दुश्मन रोज नया बम फोड़ रहे हैं। हर घंटे 2 घंटे के बाद मोदी पर नया बाउंसर फेंक रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी खतरे में है। विरोधी ये ट्रेंड कराने में बिजी हैं। मोदी राज में इमरजेंसी जैसे हालात, विरोधियों की टाइमलाइन पर यूं ही नहीं है ये बात। और आपने नोट किया होगा, जब से राहुल ने अमेरिका में जाकर एंटी मोदी बोलने के चक्कर में एंटी इंडिया लाइन पकड़ी है, तब से विदेशी दुश्मनों ने अपना अकाउंट एक्टिव कर दिया है। ये वही जैक डॉर्सी है जो ट्विटर के सीईओ के तौर पर जब भारत आए थे तो राहुल के साथ सेल्फी लेते दिखे थे। उस वक्त राहुल और डॉर्सी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। और आज कांग्रेस का यही इकोसिस्टम जैक डॉर्सी के बयान में मोदी विरोधी जैक लगाकर मोदी को घेर रहा है। आपने एक बात और भी गौर की होगी, जब भी IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO जैसी संस्था मोदी सरकार के काम की तारीफ करती है तो कांग्रेस का इकोसिस्टम एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही कोई विदेशी एजेंट या एजेंसी भारत पर हमला करती है तो यही मोदी विरोधी दाना पानी लेकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़ते हैं। और ऐसे बयानों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक डॉर्सी का बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में राहुल ने अमेरिका का टूर खत्म किया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल का ऐसी देश विरोधी ताकतों से कोई गहरा कनेक्शन है। डॉर्सी का बयान मोदी के अमेरिका विजिट से ठीक पहले आया है, तो क्या यह सब व्हाइट हाउस में मोदी के सम्मान में रखे गए स्टेट डिनर को सबोटाज करने वाले प्लान का हिस्सा है? लगता तो ऐसा ही है, तभी तो कभी कोई लंदन से तो कभी कोई अमेरिका से उठकर चला आता है, निशाना मोदी को बनाता है और कांग्रेस उसका सपोर्ट करने लगती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि देश के भीतर मोदी का बेस बहुत स्ट्रांग है। इस बेस की बड़ी वजह एक कैलकुलेशन है, एक ऐसा कैलकुलेशन जिसे देखकर कांग्रेस को भी लगेगा कि मोदी को हराना वाकई नामुमकिन है। एक ऐसा डेटा जिसे देखकर, जिसे सुनकर मोदी विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। मोदी के खिलाफ दिन रात एजेंडा चलाने के बावजूद इस डेटा से मोदी के दुश्मनों को कितना घाटा हो रहा है और 24 में कितना घाटा हो सकता है,
अब ये समझते हैं। ये उस डेटा का डर है जिसे मोदी ने 2014 में फतेह किया, 2019 में भी इसी डेटा की बदौलत क्लीन स्वीप किया और अब 24 में भी यही डेटा गेम चेंजर हो सकता है। मोदी के 15 दुश्मन 23 जून को 24 की जीत का शगुन लेने की फिराक में है, लेकिन आज आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि विरोधी चाहे कितना भी शगुन ले ले, 24 में मोदी के सामने उनका पॉलिटिकल अपशगुन होना तय है। ये कैसे होगा, आज हम इसका साइंटिफिक और पॉलिटिकल एनालिसिस आपको दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 लोकसभा सीटें 3 लाख से ज्यादा वोट्स के अंतर से जीती। 2014 में ऐसी 42 सीट थी जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस वोट का था। तो क्या 24 में भी यही रिपीट होगा? 2014 और 2019 के बीच बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। मोदी के साथ बीजेपी के कमिटेड वोटर्स तो थे ही, नए वोटर्स भी जुड़े। बीजेपी 31% से 37% पर चली गई। 31% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, तो 37% वोट शेयर के साथ आंकड़ा 303 सीट पर पहुंच गया। इस वक्त मोदी विरोधी मोर्चा का फोकस प्रधानमंत्री को डरपोक, कायर, तानाशाह बोलने पर ही केंद्रित है, जबकि मोदी अभी से 2024 का डेटा एनालिसिस करके बैठ चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे नंबर्स को डिकोड करते हैं। 2019 में 543 में से 236 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। 236 में से 164 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली, यानी 67% का स्ट्राइक रेट। 24 में इन सीटों पर बीजेपी को हराना विरोधियों के लिए आसान क्यों नहीं होगा, अब इसकी वजह भी देखिए। 2014 में 543 में से 166 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। इन 166 में से 116 सीटों पर बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, यानी 2014 में 78% सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के लिए जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा वोटों का था। 2014 और 2019 की तुलना करें तो दोनों ही बार सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। 2 लाख प्लस के मार्जिन से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही जीती। 2014 में 60 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा का था। इन 60 में से 42 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। 2019 में 131 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 71 सीट ज्यादा। इन 71 सीटों में से 63 सीटों पर बीजेपी को 3 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी 88% का स्ट्राइक रेट। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 131 सीटें जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस था, उनमें से 105 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 80% का स्ट्राइक रेट। 2014 में 16 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा का था। इन 16 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 81% का स्ट्राइक रेट रहा। 2019 में 52 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 4 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 36 सीट ज्यादा। इन 36 में से 31 सीट पर बीजेपी को 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट रहा 86%। 2019 में इन 52 में से 44 सीटों पर बीजेपी ने 4 लाख प्लस के अंतर से जीत हासिल की। अब 5 लाख प्लस से जीत का आंकड़ा देखिए। 2014 में ऐसी 6 सीटें थी जिनमें से बीजेपी ने 5 जीती। 2019 में 5 लाख प्लस के अंतर से जीत वाली ऐसी 17 सीटें थी जिनमें से बीजेपी ने 15 सीटें जीती। 2019 में जिन राज्यों में बीजेपी को 3 लाख प्लस के अंतर से जीत मिली उनकी लिस्ट देखिए। राजस्थान में 25 में से 16 सीट बीजेपी को मिली, वो भी तब जब कांग्रेस ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश में 29 में से 16 सीट बीजेपी ने जीती। गुजरात में 26 में से 15 सीटें जीती। हरियाणा में 10 में से 8, यूपी में 18 में से 10 सीटों पर 3 लाख प्लस से जीत का मार्जिन था। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल की 16 सीटों में से 11 सीटों पर 2019 में बीजेपी को 3 लाख प्लस से ज्यादा के अंतर से जीत मिली। 2014 में बीजेपी के लिए 3 लाख प्लस वोटों से जीत के अंतर वाली सीटें देश के 8 राज्यों से आई थीं। 2019 आते आते यह आंकड़ा 19 राज्यों तक पहुंच गया। और अगर यही कैलकुलेशन 2024 में रिपीट हुआ तो तय मानिए मोदी की 250 सीट तो कहीं नहीं जा रही। हर बार मोदी के फेवर में ही अपवर्ड ट्रेंड चला, बाकी सारी पार्टियां घटती चली गई।
लेकिन एक डेटा है जिसे मोदी विरोधी गुट इनकैश करना चाहेगा। 2019 में 1 लाख से कम अंतर वाली 77 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। 40 सीटों पर जीत का अंतर 50,000 से कम था। 25 सीटों पर जीत का अंतर 25,000 से कम था। 10 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था। 5 सीटों पर जीत का अंतर 5,000 से कम था। यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाते हैं 157। अब इसे राज्यों के मैप से समझते हैं। 1 लाख से कम मार्जिन वाली जो सीटें बीजेपी ने 19 में जीती, उनमें से 20 सीटें यूपी की थी, 10 पश्चिम बंगाल की थी, 7 सीटें ओडिशा से थी। तेलंगाना से जीती चारों सीटों पर जीत का मार्जिन बीजेपी के लिए 1 लाख से कम था। कर्नाटक में 7 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। और बिहार में 2 सीटों पर 1 लाख से कम का मार्जिन था। और मोदी विरोधी गुट इन्हीं सीटों पर अपना कैलकुलेशन सेट करना चाहेगा। लेकिन मोदी के विरोधियों की दिक्कत यह है कि वो अपना सारा वक्त प्रधानमंत्री को गाली देने में बर्बाद कर देते हैं। दिन रात एजेंडा ही चलाते रहते हैं, जबकि मोदी की जीत की गारंटी ग्राउंड जीरो से आती है। पब्लिक के साथ मोदी का कमिटमेंट और कनेक्शन ही उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। विरोधी यही नहीं समझ पाते। ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेड कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने 2 चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्य रेड कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफगार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। साथियों, ये भाई भतीजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। और मैं दोस्तों, आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति का भी है और हम सबके लिए देश की प्रगति का भी है। आइए, अमृत काल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में
तेज गति से चल पड़े, आगे बढ़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।